नमस्कार विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार और बाजार नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी एक महान विजेता था। उसने दक्षिण भारत, उत्तर भारत, राजपूत राज्यों आदि को जीतकर दिल्ली सल्तनत को एक साम्राज्य के रूप में विकसित किया। लेकिन एक महान विजेता होने के साथ साथ वो एक अच्छा प्रशासक भी था। कूटनीतिक रूप से भी बहुत सक्षम व्यक्ति था। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार या बाजार नियंत्रण उसके समय में किया गया एक ऐसा प्रयास था जो उससे पूर्वगामी शासकों के द्वारा कभी इस क्षेत्र में काम नहीं किया गया। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण में उसने संपूर्ण बाजार पर या संपूर्ण व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उसने प्रत्येक वस्तु की कीमत नियत कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत रूप से जानने से पहले हम ये देखेंगे कि वो क्या कारण थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण जैसी नीति को करने के लिए नीति को लागू करने के लिए बाध्य किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के पीछे अनेक कारण बताए जाते हैं। मुख्य कारण उसमें जो था वो था कि अलाउद्दीन खिलजी चूँकि एक साम्राज्यवादी शासक था, अतः उसके लिए एक विशाल सेना रखना आवश्यक था। और उस विशाल सेना रखने के लिए उसके पास अनेक कारण भी थे, क्योंकि उसके समय में मंगोल आक्रमण बहुत ही बारंबारता से हो रहे थे। राजपूतों का दमन, दक्षिण की विजय और साम्राज्य विस्तार के लिए उसको एक विशाल सेना रखना बहुत आवश्यक था। और इस विशाल सेना के खर्चे के लिए उसको आर्थिक नीति बनाना उसकी मजबूरी हो गया। बढ़ने के अनुसार सुल्तान जलालुद्दीन के समय एकत्रित धन, सन 1296 में देवगिरी के आक्रमण से प्राप्त कोष तथा साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों और अधीनस्थ राज्यों से प्राप्त वार्षिक कर और उपज में 50% वृद्धि के पश्चात राजस्व वृद्धि और विभिन्न प्रकार के सोने चांदी पेय पात्रों को सिक्कों के रूप में परिवर्तित करने के बाद भी राज्य की सैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी। हिसाब लगाया गया तो ये पाया कि यदि सुल्तान सामान्य वेतन पर विशाल संख्या में सैनिक भर्ती करे तो सारा राजकोष 5 या 6 वर्ष में रिक्त हो जाएगा। इस बात का वर्णन डॉक्टर के.एस. लाल ने अपनी बुक में किया है। इसके अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों, प्रशासन और दासों पर होने वाले व्यय भी शाही राजकोष पर बड़ा भार थे, और इस विपुल धन के निर्वहन की समस्या ने अलाउद्दीन को बाध्य किया कि वह सैनिकों को पर्याप्त वेतन के अभाव में भी दैनिक उपयोग की वस्तु के मूल्य को कम करे, ताकि सैनिकों में विद्रोह ना हो और वो अपनी सामान्य आवश्यकताएं कम वेतन में भी पूर्ण कर पाए। और अलाउद्दीन खिलजी की इस बाजार नियंत्रण का विस्तृत वर्णन बर्नी के लेखन से हमें मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के संबंध में 2 प्रश्न मस्तिष्क में आते हैं, सामान्य रूप से पूछे जाते हैं, और इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है वो के.एस. लाल ने अपनी बुक में के.एस. लाल ने देने का प्रयत्न किया है। पहला प्रश्न तो ये था कि क्या बाजार नियंत्रण या बाजार नियम राज्य की आवश्यकता के परिणाम थे या वो परोपकारिता या लोकहित की भावना से प्रेरित थे। पहला प्रश्न तो ये था। और दूसरा प्रश्न ये था कि सेना को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से निर्मित किया गया या जनता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से।
और दूसरा प्रश्न ये था कि क्या ये जो नियम थे ये केवल दिल्ली तक सीमित थे या संपूर्ण राज्य में इसको लागू किया गया था, या इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो पूरा दिल्ली सल्तनत था। तो पहले प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर के.एस. लाल कहते हैं कि सुल्तान के लिए ये एक राजनीतिक आवश्यकता थी, क्योंकि समकालीन इतिहासकार बर्नी निश्चित रूप से बताता है कि अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण शाही सैनिकों के लाभ के लिए लागू किया गया था। वह किसी ऐसी मूल्य वृद्धि या उसके कारण लोगों के कष्टों का उल्लेख नहीं करता जिसके लिए सुल्तान को मूल्य नियंत्रण का आश्रय लेना पड़ता। बर्नी साथ में ये भी नहीं कहता कि कोई बाध्यकारी या कोई आवश्यक आर्थिक औचित्य रहा हो कि अलाउद्दीन जैसा शासक जनता के लिए या कल्याणकारी कार्यों के लिए मूल्य नियंत्रण करता, तो निश्चित रूप से ये जो मूल्य नियंत्रण या जो बाजार नियंत्रण था वो सैनिकों को या सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए किया गया था। दूसरा प्रश्न कि क्या ये बाजार नियंत्रण के नियम दिल्ली तक सीमित थे, इसका उत्तर देते हुए के.एस. लाल कहते हैं कि बर्नी एकदम स्पष्ट नहीं करता कि ये जो बाजार नियंत्रण है केवल दिल्ली तक सीमित था, क्योंकि कहीं कहीं वह नगर के स्थान पर नगरों का उल्लेख करता है और फतवा जहांदारी में वो सामान्य बाजार की भी चर्चा करता है। दूसरी ओर फरिश्ता दिल्ली के लिए जो मूल्य निश्चित किए गए थे वे देश के विभिन्न भागों में प्रचलित है ऐसा बताता है, लेकिन डॉक्टर के.एस. लाल अपने निष्कर्ष में कहते हैं कि इस बात के प्रचुर प्रमाण हैं कि अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण दिल्ली तक सीमित था, उसके बाहर नहीं था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण जो किया वो निष्कर्ष के रूप में सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया और वो दिल्ली तक ही सीमित था। यदा कदा दिल्ली के आसपास के किसी प्रदेश में वो हो सकता है, लेकिन संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के लिए वो बाजार नियंत्रण के नियम नहीं थे। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण में हमें नियमों में हमें 4 बाजारों का उल्लेख मिलता है। पहला गल्ला मंडी अर्थात जीन्स का बाज़ार, दूसरा सराय अदल व्यापार, हालांकि सराय अदल का सामान्य अर्थ व्यापार का स्थान या न्याय का स्थान होता है, लेकिन ये वस्तुओं का बाज़ार था। इसके अलावा मवेशियों का, दासों का बाज़ार एक तीसरा बाज़ार था और चौथा बाज़ार अन्य सामान्य बाज़ार या अन्य वस्तुओं का बाज़ार था। इन चारों बाज़ारों के लिए अलग अलग नियम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए थे। जैसे जीन्स या गल्ला बाज़ार के लिए 7 नियम थे, सराय अदल के लिए 4 नियम थे, दासों या मवेशियों के बाज़ार के लिए 4 नियम थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले बाज़ार की, जो है मंडी या गल्ला बाज़ार की बात करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुल्तान ने अपने अनुभवी मंत्रियों से पूछा कि कठोर और क्रूर दंड दिए बिना खाद्य पदार्थों के भाव किस प्रकार नीचे किए जा सकते हैं। तो उसके सलाहकार ने उसको उत्तर दिया कि जीवन की आवश्यक वस्तुएं तभी सस्ती मिल सकती हैं जब नियम बनाकर अन्न के भाव निश्चित कर दिए जाएं, क्योंकि अन्न सस्ता होने से सबको लाभ मिलता है। ये जो बात है ये बर्नी ने तारीख़ी फ़िरोज़शाही में इसका जिक्र किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला मंडी के लिए खाद्यान्नों को सस्ता करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए। इस संबंध में बर्नी 7 नियमों का उल्लेख करता है। प्रथम और सबसे कठिन अधिनियम में सभी गल्लों का भाव निश्चित कर दिया गया था। बर्नी बार बार बताता है
की मूल्य वृद्धि करने संबंधी कोई भी अनुमति नहीं थी, चाहे वर्षा हो चाहे ना हो। मंडी के भाव स्थिर ही रहे, कम से कम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल तक तो वो भाव स्थिर है। प्रत्येक चीज़, प्रत्येक जीन्स का भाव निश्चित कर दिया गया। बर्नी कुछ उदाहरण देता है, जैसे गेहूँ 7.5 जीतल प्रति मन, जो 4 जीतल प्रति मन, धान 5 जीतल प्रति मन। इस प्रकार वो विभिन्न गल्लों की सूची अपने ग्रंथ में देता है। इसके अलावा गुड़, शक्कर, मक्खन, सरसों का तेल आदि सबके भाव निश्चित कर दिए गए। दूसरे अधिनियम के अंतर्गत अनाज के स्थायी रूप से सस्ता रखने के लिए मलिक काबुल को, जो मलिक काबुल को जो उलूग खां के नाम से, उलूग खां का विश्वसनीय शीर्ष सेवक था, मंडी का सहना या मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया गया। और इस अधिकारी को सवार और प्यादे मुहैया कराए गए, और ताकि अपने कार्य को अच्छे से नियुक्त करे। इसके अलावा मंडी में प्रतिष्ठित राजभक्तों को बरीद या गुप्तचर नियुक्त किया गया। तीसरे अधिनियम के अंतर्गत सरकारी गोदामों से गल्ला एकत्रित करने संबंधी नियम बनाया गया। दोआब अथवा झमान के शहर से खराज के रूप में अनाज वसूल किया जाता था, और जो उपज का आधा होता था। यह अधिनियम व्यापारियों के पंजीकरण से संबंधित था, जो कि वाणिज्य मंत्रालय में होता था। नियंत्रित या नियमित व्यापारियों, जिन्हें सौदागराने मिजानी कहा जाता था, उनसे दस्तावेज लिखा जाता था कि वे निश्चित मात्रा में माल लाएंगे और सराय अदल में सरकारी भाव से बेचेंगे। इसके चौथे अधिनियम के द्वारा गल्ले के परिवहन करने संबंधी व्यापारियों से संबंधित ये अधिनियम था, और ये सारे व्यापारी मलिक काबुल के अधिकार में रखे गए थे। ये परिवहन व्यापारी इतना मात्रा में गल्ला या अन्न लेके आते थे कि सरकारी गोदामों को छूने की आवश्यकता भी नहीं होती थी। यह अधिनियम मुल्तानी व्यापारियों से भी संबंधित था। धनी मुल्तानी व्यापारियों को कोष से 50 लाख टंके दिए गए, और उन्हें सराय अदल में व्यापार करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा नियुक्त किया गया। 5वें अधिनियम के अनुसार मुनाफाखोरी का सामान्य रूप से बहिष्कार किया गया। मुनाफाखोरी के लिए एकत्र गल्ला जब्त कर लिया जाता था। मुनाफाखोरों को कठिन दंड दिया जाता था। इस अधिनियम के तहत परवाना नफीस नियुक्त किया गया। परवाना नफीस का मतलब एक परमिट देने वाला अधिकारी। सुल्तान ने आदेश दिया कि बहुमूल्य वस्तुएं, जिनकी जनसाधारण को आवश्यकता नहीं होती, किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं बेचा जाए जब तक परवाना नफीस मालिकों, मलिकों, अमीरों या विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में उनकी आय के अनुसार परमिट नहीं दे दे। अर्थात कोई भी व्यक्ति इन ऐश्वर्य की चीज़ों को या जन सामान्य के अलावा जो चीज़ें थी उनको तब तक नहीं खरीद सकता था जब तक कि उन्हें उसको खरीदने का परमिट नहीं मिला हो। छठे अधिनियम के अनुसार समस्त प्रशासकीय और राजस्व अधिकारियों से इस आशय का दस्तावेज लिखा लिया जाता था कि वे अपने कृषकों से खराज इतनी कठोरता से वसूल करेंगे कि उनके लिए असंभव हो जाए कि वो मुनाफाखोरी के लिए गल्लों को अपने खेत से घरों तक ले जाएं। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों के लिए भी ये मुश्किल कर दिया कि वो अनाज बचा लें या उन अनाजों को वो बड़ी दर पर कहीं और बेच पाएँ। 7वें अधिनियम के अनुसार सुल्तान को गल्ला मंडी से संबंधित रिपोर्ट 3 स्वतंत्र सूत्रों से मिलती थी। प्रथम मंडी नियंत्रक, दूसरा बरीद और तीसरा मुन्हियान। ये जो बरीद थे ये गुप्तचर के रूप में, सुल्तान के प्रतिनिधियों के रूप में जगह जगह पर फैले रहते थे। मंडी के समस्त समाचार और खबरें तीनों सूत्रों से सुल्तान तक पहुंचती थी। अतः वे इतना भी साहस नहीं कर सकते थे कि मंडी के अधिनियमों का सुई के बराबर की नोक के बराबर भी उल्लंघन कर सके।
स्पष्ट है कि सुल्तान तीनों विभिन्न सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त करता था और किसी भी असावधानी के द्वारा इसमें विलंब संभव ही नहीं था। इसका वर्णन भी बर्नी के द्वारा अपने ग्रंथ में विस्तार से किया गया है। अलाउद्दीन के व्यापार नियंत्रण के बाकी तीनों बाजारों और इस नीति का क्या प्रभाव साम्राज्य पर पड़ा, इसका वर्णन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।